अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th साइंस के स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कराने लगी हूँ। अपने वादे के मुताबिक 9th साइंस को मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आज से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो आज से आपकी वीडियो स्टार्ट कर दी गई है। हाँ, कुछ बच्चों से ये कहा गया है कि चैप्टर नंबर, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले बनाया जाए, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, चैप्टर नंबर 4 की भी। और क्योंकि पहला चैप्टर 1 है, इसलिए मुझे मुनासिब लगा कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 9th साइंस के बच्चों को वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको 1.1 एक्सरसाइज मिलेगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ है, लेकिन इसमें वीडियो में ख़ास बात ये है कि मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 1 कर लेने के बाद आपके कितने नंबर तैयार हो गए हैं बोर्ड के लिए, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स का बताया जाएगा, साथ साथ ये भी लाजमी बताया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना को ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वो पेपर में आता है, कितनी दफ़ा आया है, कितनी दफ़ा आ चुका है या कभी आया ही नहीं, ये साथ साथ बताया जाएगा। साथ में इसमें 9th साइंस को सबसे पहले सिर्फ उन चैप्टर्स की तैयारी करवाई जाएगी जिससे उनके मार्क्स बासानी 70 मार्क्स तक आ जाएं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं जिनसे इतने सवाल नहीं आते और जिनसे बच्चों को मार्क्स को इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करवाए जाएंगे। और जो बच्चे फुल बुक तैयार करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनको पूरी बुक भी तैयार करवा दी जाएगी। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें करवाने जा रहे हैं और इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको आपके मार्क्स बताए जाएंगे कि आप कितने मार्क्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, 9th साइंस आप लोगों की तैयारी 1 महीना और 15 दिन की तैयारी होगी, ठीक है। ये कम से कम 1 महीना और 15 दिन की तैयारी इसलिए होगी क्योंकि मैं तो स्पीड से चैप्टर 1, 2, 3 आपको फ़ौरन बना के दे दूँगी, लेकिन बच्चों को मैंने साथ लेके चलना है, तो एक दिन में जितना को आपसे तैयार हो सकता है उसके हिसाब से 1 महीना 15 दिन आपको लगेंगे आपकी पूरी बुक आप। तो 1 महीना 15 दिन में आपकी सारी बुक आपको तैयार करवा दी जाएगी, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपने मेरे साथ अटैच रहना है, डेली का लेक्चर डेली रेडी करना है। उसका तरीका भी बता दिया जाएगा कि वीडियो पहले देख लेनी अच्छे से, उसके बाद आपने उसको सवाल को ज़ुबानी करके अपना चेक कर लेना। तो हम आपका आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये देखें मैट्रिसेस मैंने लिखे हुए हैं, आपने इनका ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। अब मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स की जमा है, मैट्रिक्स की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैट्रिक्स क्या है, फिर आपको बताऊंगी कि ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर क्या फाइंड करना है। मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो हमारे पास गिनती है 1 2 3 4 5, इनको एक तरतीब से लिखना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इनको तरतीब से लिखना और जो है इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक है। ये हमारे पास एक सेकंड, इनको एक तरतीब से लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। फॉर एग्जांपल हमने इसको तरतीब दे दी है 1 2 3 4 5 एंड 6, तरतीब दे के इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये आपके पास बन गया मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से दी हुई है कि आपने नंबर्स को अरेंजमेंट करनी है और उसको फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। अब वो तरतीब ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये क्या बन गया, ये भी मैट्रिक्स बन गया। वो तरतीब ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, ये मैट्रिक्स बन गया। अब बच्चे सोचेंगे 3 नंबर लाजमी लेने, नहीं भाई, आप 2 नंबर भी ले सकते हैं, 1 2 ले लें, इसको मैट्रिक्स में बंद कर दें स्क्वायर ब्रैकेट में, ये मैट्रिक्स बन गया। आप 1 नंबर भी ले सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, ये मैट्रिक्स बन गया। सो मैट्रिक्स की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि आपने नंबर्स को लेना है और तरतीब दे के उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है।
अब मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने ऑर्डर फाइंड करना, ऑर्डर के लिए ज़रूरी है। ये जो तरतीब होती है ना, इसको कहते हैं रो। ये आपके पास होती है रो की तरतीब होती है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल। इसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटल को कहते हैं, इस तरतीब को कहते हैं हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल को हम कहेंगे रो। ठीक है। और उर्दू मीडियम, क्योंकि उर्दू मीडियम बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो उर्दू मीडियम कहेंगे कितार। ठीक है। और इसी तरह इस तरतीब को, ये जो वर्टिकल तरतीब है, इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, इसको कहते हैं कॉलम, और उर्दू मीडियम भी इसको कॉलम ही कहते हैं। तो हमने ऑर्डर बताने के लिए ज़रूरी होता है कि हमने उनको बताना होता है कि कितनी, एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी कितारें हैं, मतलब कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक हो गया। हमने उसकी तादाद बतानी होती है, तो फिर वो ऑर्डर फाइंड हो जाता है। जब भी हमने किसी का ऑर्डर फाइंड करना है, हमने उसको बताना है कि इसमें कितनी कितारें हैं और इसमें कितने कॉलम हैं, तो उससे हमें उसका ऑर्डर पता चल जाता है। ठीक है। अब हम जो है इसका अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर फाइंड करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है ए, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए में कीमत दी हुई है 2 3 -5 6। हमने इसको कुछ हल नहीं करना, हमने जस्ट इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए आपको हेडिंग देनी पड़ेगी। आपने इधर हेडिंग दे देनी है ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि ए का ऑर्डर बता रहे हैं, तो आपकी हेडिंग होनी है ऑर्डर ऑफ ए। उर्दू मीडियम लिखेंगे ए का मर्तबा। ठीक है। उर्दू मीडियम का क्वेश्चन होगा फाइंड दी मर्तबा मालूम करें दिए गए कालिब का। मैट्रिक्स को उर्दू मीडियम कहते हैं कालिब। दिए गए कालिब का मर्तबा मालूम करें, तो आपने उर्दू मीडियम ने लिखना है ए का मर्तबा। इसी तरह उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर। ऑर्डर बताने के लिए मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी कितारें हैं और कितने कॉलम हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसकी 2 कितारें हैं, 3 कॉलम हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें देखें तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम, 1 रो एंड 1 2 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम। तो ये जो तादाद होती है रो की और कॉलम की, ये हमारे पास कहलाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपने हेडिंग देनी है सिर्फ ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ पे ऑर्डर बता देना है। अब हम अगर इसको काउंट करें तो ये है 1 रो एंड सेकंड रो, पहली कितार दूसरी कितार, तो ये 1 रो एंड सेकंड रो, मतलब दो कितारें आ गई, एक रो दूसरी रो 2 कितारें। बाय कॉलम काउंट करें, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये बाय लाजमी लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो भी उनको पता है भाई 2 रोज है 2 कॉलम्स है, वो कहते हैं 2 रोज 2 कॉलम। ऐसे नहीं, इसका फार्मूला इस तरह डिज़ाइन हुआ है M/N। M मतलब नंबर ऑफ रो, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम। आपने M की जगह 2 लगाना है, देन स्लैश बाय, फिर स्लैश, फिर कॉलम की जगह पे आपने लगा देना है 2, तो ही आपका फार्मूला कंप्लीट होगा और क्वेश्चन कंप्लीट कहलाएगा। तो ये कुछ बच्चे ये छोड़ देते, कुछ बाय लिखना छोड़ देते, बस 2 लिख देते, ये गलत होगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले लिखना है ऑर्डर ऑफ ए, फिर नंबर ऑफ रो बतानी है, देन बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम बताने, क्वेश्चन ख़त्म। हाँ जी, तो मैंने बात की थी मैं क्वेश्चंस के मार्क्स बताऊंगी। ये 2 नंबर का सवाल है, ये इस एक्सरसाइज का नहीं बल्कि इस पूरे चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम ये आ चुका है, और ज़्यादा मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो अब बी आ गया, तो आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी। अब मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लूँगी ताकि हम तेज़ी से 1.1 आज ख़त्म कर पाए। अब रोज़ कितनी है 2 बाय, एंड कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ सी पे। ऑर्डर ऑफ सी काउंट करें, 1 रो बाय, एंड कॉलम्स काउंट करें 1 एंड 2 कॉलम्स।
ठीक है। अब आ जाते डी पे, आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी। अब देखें रो कितनी है, 1 1 बाय कॉलम काउंट करें, सॉरी रो काउंट करें, 1 2 3, ये रो है, रो 3 बाय कॉलम कितने हैं 1, कॉलम क्या आ गया 1। अब अच्छी बात है, ये मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं आपको ये क्लियर करूँ ज़रा। हमेशा पहले रो लिखना है, हमेशा पहले रो की बतानी तादाद और फिर कॉलम। अगर आप पहले कॉलम और बाद में रो बता देते हैं तो गलत, क्योंकि ये फार्मूला है, तरतीब है, पहले रो देन फिर कॉलम। तो रो कितनी थी 1 2 3, और मैंने पहले कॉलम लिख दिया था गलती से, तो रो कितनी है 1 2 3, रो 3 है एंड कॉलम कितना है 1। ठीक हो गया। ई पे आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ ई, ऑर्डर ऑफ ई पेज का लास्ट इसलिए ज़रा, ठीक है। अब काउंट करें, ये आ गया 1 2 3, 3 रोज बाय कॉलम काउंट करें 1 2, 2 कॉलम्स। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं जिस तरीके से टीचर आप ऐसे क्रॉस करी, हम भी क्रॉस करेंगे पेपर में। नहीं, आप लोगों ने ऐसे काउंट कर लेना है 1 2 3 एंड 3 काउंट करके देन बाय कॉलम काउंट कर लेने 1 2 2। लाजमी नहीं कि आप पेपर को गंदा करेंगे और फिर ही आंसर देंगे, आपने इसको काउंट करके लगा देना, ठीक है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ये आ गया है एफ पे काउंट कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एफ, उर्दू मीडियम लिखेंगे एफ का मर्तबा, ठीक है। कितना है 1 रो बाय कॉलम कितना है 1 कॉलम 1, ठीक है, 1 बाय 1 आ गया। ठीक हो गया। अब जी देख लें, जी में 3 रोज़ 3 कॉलम, और ऐसे देख लें इसमें आपके पास 1 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है। तो यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैं वीडियो में ये बताना भूल गई थी कि ये वीडियो चूँकि पंजाब के बोर्ड के लिए भी और कोयटा बोर्ड के लिए भी तैयार करवाई जा रही है। कोयटा बोर्ड के बच्चे इसको देख रहे हैं बहुत, और उन्होंने इससे तैयारी करनी है। तो कोयटा बोर्ड के लिए चूँकि वो देखेंगे और वो परेशान होंगे कि ये ना चैप्टर नंबर 1 है और ना ये 1.1 है, ठीक है। कोयटा बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक जो मैथ की वो तकरीबन सेम है, ठीक है। और हाँ जी, चैप्टर आगे पीछे हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस वाला है, वहाँ पे चैप्टर नंबर में भी 3 4 मैट्रिसेस वाला हो सकता है। इसी तरह क्वेश्चन भी इनके आगे पीछे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही हैं और चैप्टर्स आगे पीछे ज़रूर हैं, लेकिन चैप्टर्स भी यही हैं। तो कोयटा वाले परेशान ना हों, उनकी एक्सरसाइज और उनके चैप्टर भी और क्वेश्चन नंबर भी साथ साथ लाजमी बताया जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो पे अब आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि चैप्टर नंबर कौन सा है और एक्सरसाइज नंबर कौन सी और क्वेश्चन नंबर कौन सा है। लेकिन आज इस वीडियो को आप खुद ही सर्चिंग करेंगे कि ये आपका कौन सा चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। बाकी पंजाब बोर्ड का यही चैप्टर नंबर 1 ही है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 2 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें पूछा जा रहा है, ये सारे मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें इक्वल कौन से, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। ये थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ, इक्वल मैट्रिक क्या होता है। एक मैट्रिक है ए, उसके अंदर है 1 2 3 एंड 4। एक मैट्रिक है बी, अब बी के अंदर है 1 2 3 एंड 4। तो ये इक्वल होंगे कैसे। सबसे पहले हम उसके रो और कॉलम की तादाद देखनी है, 2 रोज़ 2 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, ठीक हो गया। उसके बाद उसकी एंट्रीज भी देखनी कि उसके अंदर क्या है। यहाँ पे 1 है, तो अगर इसका पहला नंबर 1 है तो इसका पहला नंबर 1 ही होना चाहिए। देन 2 है तो 2 ही हो, 3 है तो 3 ही हो, चौथा नंबर 4 है तो 4 ही हो। फॉर एग्जांपल अगर ये है 1 2 3 4 और बी आपके पास है 1 2 3 4, अब उसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 2 रोज़, इसमें भी 2 रोज़, इसमें भी 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 कॉलम्स है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। वजह, इसकी पहला नंबर 1 है और इसका पहला नंबर 3 है।
इसका दूसरा नंबर 2 है, इसका दूसरा नंबर 1 है, ये इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल हो। इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि इसका पहला नंबर 1 है तो 1 ही हो, 2 है तो 2 हो, 3 है तो 3 हो, 4 है तो 4, मतलब टोटली इक्वल ही हो तो हम इसको कहते हैं कि ये आपस में इक्वल है। तो इक्वल की पहचान होगी। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो आप सबसे पहले ए में देखें, ए में सिर्फ 3 है। अब सिर्फ 3 किस में ये ढूंढना है, तो फिर हम कह देंगे कि ए उसके इक्वल है। देखो भाई, इसमें तो 3 और 5 है, ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। डी में देखो 5 3 भी इक्वल नहीं हो सकता। ई में 4 नंबर है तो इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता। जी में है 3 - 1 मतलब 2 और 3 + 3 मतलब 6, 2 और 6 ये भी नहीं इक्वल हो सकता। तो हम अगर तरतीब से जाते तो ए तो इक्वल नहीं है, बी भी इक्वल नहीं है, एक ए का इक्वल ढूंढना है। ठीक है, ए में 3 है, बी तो इसके इक्वल नहीं है। सी पे जाओ, सी बेसिकली एक नंबर है, 2 नंबर नहीं काउंट होंगे। अब ये 1 रो है एंड 1 ही कॉलम है, ये भी 1 रो था 1 ही कॉलम था, तो ये 1 रो है 1 ही कॉलम में, एक बात तो मैच होगी। अब देखना है कि ये नंबर क्या है। ये 5 और 2 नहीं है बल्कि ये है 5 - 2, मतलब कि इसको आपने सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करें 5 में से 2 निकालें तो क्या आ जाएगा, तो 5 में से 2 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ए में भी 3 है और सी में भी 3 है, लेकिन उन्होंने हल करके नहीं रखा, उन्होंने आपके लिए ही रखा हुआ है कि आप इसको सोल्व करके चेक कर लें। तो 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 3, तो इसका मतलब सी में भी 3 था और ए में भी 3 था, तो ए किसके इक्वल है, सी के। तो इसका सिंपल आंसर होगा कि आप इसको लिख सकते हैं, जब आप इसको सोल्व करेंगे आप लिखेंगे ए = सी। इतना सा हल है। ठीक है, रही बात इस सवाल की, ये पेपरों में नहीं आता। ठीक है, हाँ जी, इस बोर्ड के पेपरों में तकरीबन कभी भी नहीं आया। हाँ, एक दो दफ़ा आया भी है, लेकिन इतना ख़ास नहीं आता पेपर में। उसके अलावा स्कूल के पेपरों में ज़रूर आता है, क्योंकि बच्चों को टीचर सिखाना चाहती है तो वो पेपर में ऐड कर देती है चेक करने के लिए कि बच्चों को सवाल की समझ है या नहीं। ठीक है, बोर्ड के पेपरों में ये 1 से 2 दफ़ा आया है, वैसे पेपर में ये इतना ख़ास पेपर में नहीं आता। अब क्वेश्चन नंबर, अब ए तो हमने मैच कर लिया, सी के साथ मैच है, ए और सी का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बी को देख लेते हैं। बी में है 3 5, अब ये है 5 3। अब कुछ बच्चे कहते हैं बी और डी इक्वल है। मैंने पहले बात बताई है कि अगर पहले नंबर 3 है तो पहला नंबर 3 होना चाहिए था, तो ये इक्वल नहीं है, बी और डी इक्वल नहीं है। आपने 3 5 ही ढूंढना है। अब ये 3 5 भी नहीं है, ये भी 3 5 नहीं है, अब ये भी 3 5 नहीं है, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे, है 3। ठीक हो गया, मैच हो गया। एंड अगला नंबर 5 ही है, क्योंकि ये उसने आपके लिए रखा है कि सोल्व करो। 3 में प्लस करें 2 को, 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 3 एंड 3 + 2 5, तो ये तो इक्वल हो गया बी के। तो आपने जस्ट इतना सा लिख देना है, बी = I। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैं हल कैसे करूँगा, आपने बस यही हल रखना है। वो बोर्ड के पेपर में ये सारा चार्ट पेपर आपको कभी भी देने नहीं लगे, वो कोई से 4 नंबर आपको दे देंगे और कहेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स बताएं, तो आपने लिख देना है कि ए और सी इक्वल है, इसी तरीके से बिल्कुल, एंड फिर लिख देना है बी और इक्वल है। ठीक है, इस तरह कोई 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलने लगे। अच्छा, डी जो है 5 और 3 है, आप देख लो 5 3 किसी में भी नहीं है। इसके बाद ई में क्या है 4062, तो एच में साफ नज़र आ रहा है 4062, ई और एच इक्वल है, साथ में जे भी इक्वल है, क्योंकि 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2, तो ये भी हो गया 4062। तो ये तीनों इक्वल हैं। अब 3 भी इक्वल हो सकते, लाजमी नहीं 2 इक्वल हो, तो इसका आंसर बन जाएगा ई इक्वल है एच के और इक्वल है जे के। ठीक हो गया। और एफ़ क्या है 2 6, जी में भी देख लें, 3 में से 1 गया 2, 3 में 3 + के 6 2 6 ही है, तो एफ़ किसके इक्वल है, जी के। हम लिख सकते हैं एफ़ = जी। आई पहली मैच हो गया था, जे भी मैच हो गया था, तो सवाल ख़त्म हो गया है। इतना सा सवाल था, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ज़रूर समझ लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 का। ठीक है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आता है, कभी कभी फुल आ जाता है, कभी हाफ भी आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी। कहता है ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इस सवाल में ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं।
इक्वल शो कर रहा है कि इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक क्या था? इक्वल मैट्रिक था कि जो पहली नंबर हो वो पहले के इक्वल हो, तो मतलब a प्लस सी 0 के इक्वल है। हमें एक इक्वेशन मिल गई, इसको नाम दे देते 1 का। a प्लस 2b -7 के इक्वल है। हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, इसको नाम दे देते 2 का। -7 के इक्वल क्यों है? ये दूसरा नंबर था तो दूसरे के इक्वल होगा। c -1 3 के इक्वल है। ये क्वेश्चन नंबर 3 मिल गई, ठीक है। और 4d -6 2d के इक्वल है। क्यों? चौथा नंबर चौथे के इक्वल होगा। ये मिल गई क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मिली। किस तरह मिली दोबारा देख लें। जब दो मैट्रिक्स उसने कहा इक्वल है तो ठीक है, तो पहला नंबर पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा तीसरे के इक्वल होगा, चौथा चौथे के इक्वल होगा, और इसको नाम दे देंगे 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू हो गया था, आप इधर लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 1 को पहले सॉल्व करूँ, 2 को, 3 को या 4 को, तो मैं सॉल्व करूँगी पहले 3 को, फ्रॉम 3। उसकी वजह ये नहीं कि मेरी चॉइस है कि मैं 3 को सॉल्व करूँ, उसकी वजह ये है कि 3 हमारी सॉल्व हो जाएगी, 1 और 2 सॉल्व नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि 1 में 2 वेरिएबल है, ए और सी दोनों फाइंड करने, और एक टाइम पे हम 2 कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी है, ये भी नहीं सॉल्व हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आए तो एक ही वेरिएबल है सी। अगर इसमें एक ही वेरिएबल है तो -1 को उधर ले जाएंगे, जाके वो प्लस हो जाएगा और सी निकल आएगा। जब सी आ जाएगा तो उसकी कीमत हम 1 में पुट करके ए निकाल लेंगे, जब ए आ जाएगा तो 2 में पुट करके बी निकाल लेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो जाएगी, ए बी सी निकल आएगा, और डी के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम 3, मसवात नंबर 3 की मदद से, उर्दू मीडियम लिखेंगे मसवात नंबर 3 की मदद से। c -1 इज इक्वल टू 3 है, तो सबसे पहले -1 है इस साइड पे, उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा, और जब 3 में 1 प्लस करें तो क्या आता है 4। पहली कीमत मिल गई। चलें भाई, अब हम अगर दूसरी कीमत निकालना चाहते हैं तो c की कीमत अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे लगा दें तो a आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करने से, उर्दू मीडियम लिखेंगे। तो ये आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, हमने लगाया a प्लस सी की कीमत लगा दी 4। जब किसी की कीमत लगाते तो वो नहीं लिखते, c की जगह पे 4 आ गया इक्वल टू 0, और a इज़ इक्वल टू +4 को मैं उस तरफ ले गई, -4 हो गया। इसका मतलब a की कीमत मिल गई। अब a की कीमत को हम कर देते हैं पुट इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्यों पुट किया? क्योंकि 2 में a का जिक्र है। अगर इधर a की कीमत पुट करेंगे तो b भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले राइट करें, a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब a की कीमत इधर दर्ज करें, -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। a की जगह पे -4 लगाया, 2b का 2b इज इक्वल का इज इक्वल, -7 का -7। 2b को एज इट इज़ उतारें, -7 -4 को उधर जाके +4 करें। अब इसको सॉल्व करें, 2b इज इक्वल टू -7 में से 4 गया तो क्या आ गया -3। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -3 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेटर के ज़रिए 3 को 2 पे डिवाइड कर दें, आ जाएगा 1.5, b की वैल्यू आ गई, माइनस ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए बी सी आ गया है, ए बी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें डी ही यूज़ हुआ है। ये है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। फ्रॉम 4 लिखते हैं, फ्रॉम 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से क्या था हमारे पास, 4 इक्वेशन है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब d फाइंड करना है तो d एक तरफ होना चाहिए, 4d है, 2d इधर प्लस में इधर आके -2d हो गया, और -6 को उस तरफ ले जाके +6 कर दिया। अब 4d में से 2d गया तो बचेगा क्या 2d, 6 का 6। अब d फाइंड करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब 2 का टेबल पढ़ लें, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 आपका आंसर है। अब a b c d आपको सब मिल गए।
अब आप तरतीब से यहाँ पे लिखें a इज़ इक्वल है -4, b इज़ इक्वल है 1 - 1.5, c की कीमत क्या थी 4 एंड d की कीमत आपको क्या मिली है 3। सो ये आपका हल हो गया। अब 1.1 मैंने क्लियर करवा दी। इंशाल्लाह एक दिन की एक एक्सरसाइज ज़रूर होगी ताकि 1 महीना 15 दिन में आपकी तैयारी मुकम्मल करवा दी जाए और आपको इंशाल्लाह 75 में से 75 मार्क्स की तैयारी करवाई जाएगी। कोई इसमें एक नंबर भी कम नहीं होगा। अगर आप 1 महीना 15 दिन मेरे साथ मुंसलिक रहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे 75 में से 75 मार्क्स की तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी अगली वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाए। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।